हेलो, नमस्कार। आज हम मुद्रास्फीति का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति का अर्थ और उसकी परिभाषा देख ली थी। उसके जो विभिन्न उसके आसपास के जो कंसेप्ट थे वो भी हमने उसमें देख लिए थे, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये चारों हमने देख लिया था। इन चारों में कोई डाउट हो तो आप लास्ट लेक्चर वापस देख लेना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की या सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन कारणों को हमने दो भागों में विभक्त किया है। मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक या उत्पादन की मात्रा या पूर्ति घटाने वाले तत्व, या फिर हम इसको इस तरह से भी विभक्त कर सकते हैं, मांग पक्ष को प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति पक्ष को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि डिमांड और सप्लाई, इन दोनों में चेंजेस के कारण ही आपकी इन्फ्लेशन जैसे या प्राइस में जो परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है। इस कारण पहले दोनों ही फैक्टर, ऐसे कारक जो आपकी डिमांड को प्रभावित कर रहे हैं वो भी महंगाई को प्रभावित करेंगे, और ऐसे कारक जो आपकी उत्पादन की मात्रा या पूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं वह भी क्या करेंगे, महंगाई को या मुद्रास्फीति को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, यानी कि मांग पक्ष को हम देख रहे हैं। ऐसे घटक जो आपकी मांग पक्ष को बढ़ा रहे हैं या मांग को बढ़ा रहे हैं या मौद्रिक आय को बढ़ा रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान देंगे। ठीक है, पहला हमने देखा विकास व्यय। यदि सरकार बहुत बड़ी धनराशि का योजनाबद्ध रूप से व्यय करती है, जैसे हमने देखा सरकार यदि एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है विकासात्मक रूप से भी, या किसी भी रोड, डैम या किसी भी कारण से अचानक से सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, या सरकार विकास के पर्पज़ से भी सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथों में ज़्यादा मौद्रिक आय आएगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और उसी अनुपात में यदि पूर्ति नहीं बढ़ पाई, उत्पादन नहीं बढ़ पाया, तो ये महंगाई को जन्म देगा। अगला है युद्धकालीन व्यय। युद्ध जैसी परिस्थितियाँ होती है तो उस टाइम बहुत सारा अनुत्पादक व्यय किया जाता है। अनुत्पादक व्यय का मतलब क्या है, जब सरकार व्यय कर रही है, जब ऐसी मान लो ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनवाई जा रही है या कृषि और जैसे सिंचाई व्यवस्था और इन पे खर्च कर रही है, तो इससे क्या होगा, साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि अनुत्पादक व्यय होता है तो इससे लोगों के हाथ में पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई उत्पादन या नहीं हो पा रही है, कोई पूर्ति पक्ष में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसा व्यय भी इकोनॉमी के अंदर आपके महंगाई की स्थिति को लेकर आएगा या मुद्रास्फीति को उत्पन्न करेगा। अगला हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब है जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति ऋण लेकर करती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अब जब खर्च यहाँ पर हम देख रहे थे हीनार्थ प्रबंधन। तो इसमें जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति ऋण लेकर या कर लगाकर नहीं कर सकती, तो उस स्थिति में क्या होगा, सरकार क्या करती है, नए नोटों का प्रिंट करती है, नए नोट छपवाती है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एकदम से मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब देखो होता क्या है, ये पहले होता था, अभी तो ये नहीं है डेफिसिट फाइनेंसिंग का इतना, लेकिन काफ़ी प्रचलन में रहा, क्योंकि सरकार का व्यय हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है जितनी उसकी इनकम रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उस घाटे की भरपाई के लिए नए नोट छाप दिए जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही नए नोट छापे हैं तो उसकी तुलना में उत्पादन या पूर्ति पक्ष में कोई वृद्धि हुआ ही नहीं, क्योंकि नए नोट या नई मुद्रा की पूर्ति मार्केट में हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा, एकदम से लोगों की क्रय शक्ति, मौद्रिक आय बढ़ने की वजह से क्रय शक्ति तो बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा। इस कारण भी मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा कारण है हीनार्थ प्रबंधन भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नए नोट छापकर की जो प्रक्रिया है उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन। यदि केंद्रीय बैंक साख निर्माण को प्रोत्साहन दे, मतलब साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन को, इसका क्या मतलब है, यदि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति इस प्रकार की है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति इस प्रकार की है कि वो साख निर्माण को बढ़ाने वाली है, जैसे कि यदि ब्याज दर कम है, बैंक दर या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है, ब्याज दर कम होगी तो भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। खुले बाजार की प्रक्रिया में यदि वो जो अपने सरकारी बॉन्ड्स है उसको खरीद ले मार्केट से, तो पैसा मार्केट में ज़्यादा चला जाएगा, और ऋण की प्रक्रिया को सरल कर दे, तो लोगों की जो कंज्यूमर क्रेडिट है उसको बढ़ा दे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण भी हमें इकोनॉमी के अंदर महंगाई देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, ये भी सेम ही आ गया। उपभोक्ता साख का हमने बात की, करों में छूट, हाँ ठीक है। राजकोषीय नीति में हम दो चीज़ें देखते हैं, सरकारी व्यय और
कर एक तरफ तो सरकारी व्यय यदि सरकार बढ़ा दे और दूसरी तरफ यदि करों में कुछ छूट दे दी जाए तो इससे भी क्या होगा, लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो या उपभोग योग्य आय है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण भी उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और हमें मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है उधार, जो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में कारगर है या उसमें मुद्रास्फीति जिसके कारण बढ़ सकती है, उधार कार्यक्रमों में ढीले पुराने ऋणों में ब्याज का भुगतान। ये भी ठीक है। यदि सरकार अभी जैसे आपने देखा होगा रिसेशन जैसी स्थिति आती है तो अभी ये बोला गया है कि आप अपनी जो उधारी है आप 2-4 इंस्टॉलमेंट छोड़कर, अभी कोरोना काल में भी 6 महीने का आपको इंस्टॉलमेंट का छूट आपको दी गई थी, वो इसीलिए दी गई ताकि आपकी मांग बढ़े। वो एक, अब देखो यहाँ पर जस्ट अपोजिट आप उसका भी दे सकते हो। ये सारे उपाय हम कब करते हैं, जो अभी महंगाई बढ़ाने वाले हैं, या हमारी इकोनॉमी में यदि रिसेशन की स्थिति है या डिफ्लेशन की स्थिति है, उस समय हम ये सारे उपाय करते हैं, करों में छूट देते हैं, सरकारी व्यय बढ़ाते हैं ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और जनरल प्राइस लेवल थोड़ा ऊपर उठ सके। ठीक है, तो जस्ट आपको एक समझ में आ गया तो आप दूसरा कर सकते हो। तो ऋणों और ब्याज में भुगतान में यदि ढील दी जाती है, मतलब उनको ऋण प्रक्रिया को या ऋण आसानी से दिया जा रहा है, ब्याज में कमी की जा रही है, तो लोग हर कोई ऋण लेकर अपने उपभोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसके भी क्या होगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला पॉइंट है सार्वजनिक और निजी विनियोगों में वृद्धि। यदि सरकार सरकारी विनियोग या निवेश बढ़ाती है, सरकारी निवेश बढ़ाती है, तो उस समय भी क्या होगा, सरकारी निवेश या प्राइवेट निवेश, निजी निवेश की हम बात करें तो जैसे सरकार कोई डैम बना रही है, कोई रोड बना रही है, किसी मतलब कोई कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, सरकारी संपत्तियाँ बन रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो वो चीज़ें भी क्या होगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। उसके कारण क्या होगा, इकॉनमी में यदि उसी अनुपात में, वापस वही बात है कि उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, और ये हो भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं कि तुरंत का तुरंत आपकी जैसे इनकम बढ़ी, जिस रफ्तार से इनकम बढ़ रही है उस रफ्तार से उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। इस कारण से मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है। अगला जो कारक है, एक हमने ये देख लिया मांग पक्ष में आप इतना सा समझ सकते हो कि ऐसे जो भी फैक्टर जो व्यक्ति की मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले हैं, या ऐसे जो भी फैक्टर मांग में वृद्धि करेंगे, वो सब मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर, ऐसे जो भी फैक्टर जो पूर्ति को कम करेंगे, ऐसे फैक्टर जो आपके उत्पादन को कम कर रहे हैं, वो मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले होंगे। क्योंकि देखो, जब भी हम ये देखते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, यहाँ पर ये कीमत हमने ली है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर ले रहे हैं। अब जैसे ही, अब जो फैक्टर, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर आपके डिमांड को बढ़ाएंगे, वो सारे फैक्टर क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये फैक्टर हम देखें, यहाँ पर भी मान लो डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, या सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई कम होने की इधर तो बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाए तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा और पूर्ति को घटाने वाले तत्व हम देखें तो ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। जैसे प्राकृतिक संकट, जब कभी सूखा आ गया, बाढ़ की स्थिति आ गई, अभी जैसे कोविड के कारण सारा मार्केट बंद हो गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, ये भी ठीक है। औद्योगिक संकट हम देखते हैं, उद्योग तालाबंदी, हड़ताल वगैरह, इसके कारण अचानक से उत्पादन कम हो गया तो पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति कम हो जाएगी। सरकार की घातक नीतियाँ, अत्यधिक नियंत्रण, लाइसेंस नीति, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल जितना ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, कोई भी नया निवेश नहीं करना चाहेगा, उत्पादक क्षेत्रों में निवेश नहीं होगा, जिसके कारण उत्पादन की जो वृद्धि है वो हमें उतने अनुपात में नहीं देखने को मिलेगी जितने अनुपात में मांग बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ सकती है। व्यापारिक नीति में भी यही है, यदि व्यापारिक नीति अधिक विदेशी विनिमय कमाने और देश में विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए आयात को हतोत्साहन और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए, तो भी क्या होगा, वस्तु की पूर्ति हमारे देश में कम हो जाएगी। अभी जैसे क्या होता है, यदि हमारे देश की निर्यात प्रोत्साहन की नीति है और ऐसी वस्तुओं का भी हम निर्यात करने लगे जिससे हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी होने लग जाए, तो क्या होगा, हमारी व्यापारिक नीति या विदेश नीति हमारी इस तरह से है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या होगा, हमारे देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति हम बाहर के लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में यदि कम हो गई तो वो पूर्ति यदि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कम हो गई तो वो ऑब्वियसली मुद्रास्फीति की दर को या महंगाई की दर को बढ़ा देगी। ठीक है, अगला है संग्रह प्रवृत्ति, ये भी बहुत है। अभी देखो, अभी आर्टिफिशियल आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। लोग क्या करते हैं, अभी देखा होगा आपने, जैसे आलू और प्याज की जो प्राइसेस होती है उनमें जनरली ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी
या उनकी कीमतों में वृद्धि का। कभी कभी आपने देखा होगा एकदम से उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या, बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं उनके स्टॉक, बड़े पूरे स्टॉक को एक साथ खरीद के अपने पास रखते हैं और संग्रह करके रख देते हैं, जिससे कि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज या कृत्रिम रूप से पूर्ति की कमी पैदा की जा सके। जब कमी, पूर्ति की कमी हो जाएगी, पूर्ति कम होगी, तो ऑब्वियसली उस टाइम क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी, और जैसे ही कीमतें बढ़ने लगेगी वो फिर अपना जो संग्रह किया हुआ माल है उसको बेचेंगे ताकि अधिक लाभ कमा सके। इस प्रवृत्ति के कारण भी हमें सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि और मांग, ये तो ठीक है, यदि जनसंख्या अचानक से बढ़ जा रही है, ठीक है, तो मांग भी बढ़ेगी, तो इस स्थिति में भी मुद्रा प्रसार की स्थिति होगी। उत्पादन लागत में वृद्धि, हाँ ये भी ठीक है। अभी अचानक से, जैसे अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के प्राइस यदि अचानक से बढ़ जाए या किसी भी जो कच्चे माल का स्रोत है उनकी लागत बढ़ जाए, तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक हो जाएगा, जिसको हम लागत प्रेरित स्फीति या लागत जनित स्फीति कहते हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कुछ अल्पकालिक दौर में टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाए तो भी उत्पादन कार्य रुक सकता है, उस टेक्नोलॉजी को सीखने समझने में टाइम लग सकता है, तो उस स्थिति में भी हमें मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब कारण थे मुद्रास्फीति के, तो जिसको हमने अभी वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो तरह से देखे। देखो, जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि मुद्रास्फीति को प्रभावित कैसा है, डिमांड और सप्लाई। जब भी मुद्रास्फीति कब होगी, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी कि मांग जब भी पूर्ति से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आएगी। तो अब कारण की बात करेंगे तो ऐसे सभी कारण जो डिमांड को बढ़ाने वाले होंगे वो मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसे सभी कारण जो किसी भी कारण से आपकी सप्लाई या पूर्ति को कम कर रहे हैं वो मुद्रास्फीति को या सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है।